हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज में, जिसे हम हिंदी में कर रहे हैं। इंग्लिश वर्जन में हमने इसको पहले भी किया है, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। लास्ट वीडियो जो हमने किया था वो ब्रिटिश जोग्राफर्स के ऊपर था। आज इस वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स देखेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट में, अमेरिकन हिस्ट्री में और ओवरऑल ज्योग्राफी में अमेरिकन जोग्राफर्स का, अमेरिकन स्कॉलर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और खास करके फिजिकल ज्योग्राफी में और कल्चरल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप देखेंगे बहुत बड़े नेम्स आते हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो आइए सीखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अमेरिकन स्कॉलर्स। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको पेड कोर्सेज लेनी है हमारे से, thegeoecologist.com पे आप जा सकते हैं और ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां जाके आप पेड कोर्सेज यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए चेक कर सकते हैं और सारी जानकारी आपको वहां दे दी गई है। और आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ये जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हम कहाँ कहाँ तक पहुंच रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। और इनको शेयर जरूर करिए। तो आइए सीखते हैं अमेरिकन स्कॉलर्स, अमेरिकन ज्योग्राफर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस तक देखा कि यूरोप में, खास करके फ्रांस में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, इन एरियाज में ज्योग्राफी बहुत तेजी से इमर्ज हो रहा था 1870s ऑनवर्ड्स। तो अमेरिका कैसे पीछे रहता? तो अमेरिकन स्कॉलर्स ने भी इसमें बहुत सारा काम किया। खास करके अमेरिकन जियोलॉजिस्ट्स जितने थे उन्होंने बहुत सारा काम किया। खास करके फिजिकल ज्योग्राफी में आप उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। और उन्हीं से अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम आता है विलियम मॉरिस डेविस का। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे और जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते होंगे तो सबसे पहले साइकिल ऑफ इरोजन जो है वो बहुत फेमस थियरी है जो पढ़ाई जाती है। हमारे चैनल पे भी साइकिल ऑफ इरोजन की जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ाई है, जियोमॉर्फोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट है। ये हर जगह सबसे कॉमन थियरी, सबसे इंपॉर्टेंट थियरी मानी गई। और इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी स्टेप जो है जियोमॉर्फोलॉजी में लिया, जहां पे इन्होंने साइक्लिक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया लैंड फॉर्म्स के इवोल्यूशन को समझने के लिए। तो इसमें ये देखते हैं कि हम फादर ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफी कहा जाता है डेविस को। और खास करके इनका जो कंट्रीब्यूशन है जियोमॉर्फोलॉजी में वो वन ऑफ द फाउंडेशन पिलर्स की तरह काम करता है। तो ज्योग्राफिकल साइकिल जो इन्होंने दिया 1899 में फाइनली वो पब्लिश होता है। लेकिन इसके अंदर जो थॉट प्रोसेस था वो था बेसिकली सीक्वेंशियल चेंज इन लैंडस्केप थ्रू फ्लूवियल इरोजन, यानी वाटर बेस्ड इरोजन, फ्लोइंग वाटर ऑन सरफेस, यानी रिवर बेस्ड, स्ट्रीम बेस्ड इरोजन से कैसे एक लैंडफॉर्म सीक्वेंशियली बदलता है। यानी पहले यूथ होता है, फिर मैच्योर होता है, फिर ओल्ड होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स यूथ से, मैच्योर से ओल्ड होते हैं। तो एनालॉजी जो है थोड़ा सा ऑर्गेनिक सा लगेगा आपको। और सब लोग जानते हैं कि डार्विन के आने के बाद जितने थियरिस्ट्स आए सब ने कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के अंदर थियरीज दी। तो यहां भी आपको थोड़ा सा ये दिखेगा, जो एनालॉजी है वो इंसानों से ली गई है कि यूथ, मैच्योर, ओल्ड जैसे हम होते हैं वैसे लैंडफॉर्म्स भी इवॉल्व करता है। और ये काम इन्होंने शुरू कर दिया था 1889 में। तो काफी सारी जगहों पे आप देखेंगे लिखा है कि ये थियरी कब दी इन्होंने। तो शुरुआत तो 1889 में ही हुई, लेकिन जब फाइनल थियरी पब्लिश हुई तो वो 1899 में आके हुई। और जो पहला आर्टिकल था वो था द रिवर्स एंड वैलीज ऑफ पेंसिल्वेनिया। अब पेंसिल्वेनिया रिवर जो आप देखेंगे, एपेलेशियन माउंटेन्स आप देखेंगे, वो रीजन था इनके काम करने का। और इससे पहले जो स्कॉलर थे जिन्होंने ये बेस लेवल का कॉन्सेप्ट दिया था, जिनका नाम है जॉन वेल्सली पॉवेल, वो 1875 में उन्होंने बेस लेवल को डिफाइन कर दिया था। और वहां से, उसी कॉन्सेप्ट से इन्होंने बोरो करके बेस लेवल से अपलिफ्टमेंट और उसके आगे की जो पूरी साइकिल ऑफ इरोजन की थियरी दी। अब ये पूरा थियरी अगर आपको पढ़ना है अलग से तो उसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो यहां पे हम सिर्फ इनकी बेसिक कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ये एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स जो एएजी है उसके पहले फाउंडर थे। इन्होंने इसको बनाया, स्टैब्लिश किया। और आज की डेट में आप देखेंगे 17,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में आता है ये जोग्राफर्स के लिए। और एएजी जो है वो 1904 में स्टैब्लिश होता है। और
इसमें फर्दर जो इनका कंट्रीब्यूशन आप देखोगे वो है एलिमेंटल फिजिकल ज्योग्राफी में, ज्योग्राफिकल एड इन ह्यूमन प्रोग्रेस, ये सारा का सारा डेविस का काम है। और प्रोग्रेस ऑफ मैन फ्रॉम सैवेज टुवर्ड्स सिविलाइज्ड स्टेट आप देखेंगे, ये सारे वर्क जो है वो किसी तरह से आप कहीं ना कहीं अमेरिकन इन्फ्लुएंस उसमें आप देखते हैं जो डेविस ने दिया। और इन्होंने डार्विन से बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बोरो करके सोशल डार्विनिज्म के तहत, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के तहत ये सारे कॉन्सेप्ट्स को दिया। फर्दर चलते हैं, अगले स्कॉलर के बारे में पढ़ते हैं जो अमेरिका में बहुत बड़े कार्टोग्राफर थे। और आप समझिए कि ये खास करके हेड ऑफ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट बने मिशिगन स्टेट नॉर्मल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी है उसके। यहां पे इनका कंट्रीब्यूशन जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्क जेफरसन को हम यूजुअली रीजनल ज्योग्राफर, अर्बन ज्योग्राफर जानते हैं। तो आप अगर रीजनल ज्योग्राफी की वीडियोस देखेंगे, अर्बन ज्योग्राफी की वीडियोस देखेंगे, उनमें भी इनका नाम आएगा। तो इनका एम्फेसिस क्या था? मैन ऑन अर्थ, नॉट द अर्थ एंड मैन। तो इनका इन्फ्लुएंस कहां पे आ गया? ह्यूमन बीइंग्स इन द सेंटर। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में इन्फ्लुएंस आप देखेंगे इनके काम का। और ये ऑपोजिशन में थे सिस्टमैटिक अप्रोच के, यानी ये फॉलोअर्स किसके थे? रीजनल पैराडाइम के। फिर उन्होंने एक शब्द कॉन्सेप्ट कॉइन किया, इनडिटर्मिनिज्म। और इन्होंने कहा कि बेसिकली मैंस क्रिएटिविटी जो है, एबिलिटी जो है, वही उसको लिवेबल बनाता है। राइट? तो डिटर्मिनिज्म के खिलाफ थे ये। और अकॉर्डिंग टू हिम इनका स्टेटमेंट एक दिया गया है, अ कंट्रीज लीडिंग सिटी। देखिए, कंट्री का जो लीडिंग सिटी होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज होता है एंड एक्सेप्शनली एक्सप्रेसिव होता है नेशनल कैपेसिटी एंड फीलिंग का, जिसको इन्होंने लॉ ऑफ प्राइमेसी के तहत बताया। प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे जेफरसन का नाम आगे आता है। अब चलिए एक और बड़े स्कॉलर का नाम समझते हैं जिन्होंने कंट्रोवर्शियल साइंस की बात की इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के तहत, क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म के तहत। और ये यूनिवर्सिटी जो है, येल यूनिवर्सिटी, यहां पे थे ये। एल्सवर्थ हंटिंगटन नाम है इनका। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, खास करके क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म इनका बहुत फेमस हुआ, जिसमें ये स्ट्रेस करते हैं कि क्लाइमेट जो है वो सबसे बड़ा डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर है पूरी दुनिया में सिविलाइजेशन जो है एक पैटर्न में होने की। तो कैसे क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है? कि जहां का क्लाइमेट जैसा रहा वहां के लोगों ने वैसे वैसी चीजों से इवॉल्व हुआ। और माइग्रेशन पैटर्न्स भी दुनिया में इसी से ड्रिवन थे। तो इन्होंने जो किताबें लिखी, अब देखिए, एक्सप्लोरेशंस इन टर्किस्तान 1905 में, पर्ल्स ऑफ एशिया 1907 में। और इन्होंने सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कोरिलेट किया आपके क्लाइमेट के साथ। तो माइग्रेशन ऑफ नोमैडिक पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया जो हम बोलते हैं, जो आर्यन माइग्रेशन थियरी है कहीं ना कहीं, आप देखेंगे उसके बारे में क्लाइमेट से रिलेट किया इन्होंने। मंगोल कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना, उसके अलावा आप देखेंगे क्योंकि उनके एरिया में ड्राइंग अप ऑफ पैस्चर हो गया था, मंगोलिया में बहुत कुछ था नहीं, तो लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया और लूटना शुरू किया और चीजें शुरू की, जो कि एक कहानी है पूरी। तो इसको इन्होंने बहुत अच्छे से एक बताया है कि सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नाम की किताब में, कि कैसे सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा डिटर्मिनिस्ट पैराडाइम में आते हैं। राइट? प्रैग्मेटिक डिटर्मिनिज्म जो कहते हैं, प्रैक्टिकल डिटर्मिनिज्म। राइट? ये ग्रिफिथ टेलर का जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है, या अनुशिन का न्यू डिटर्मिनिज्म, उससे कहीं ना कहीं मेल खाता हुआ आपको दिखेगा। फर्दर पूरे इंटायर ज्योग्राफिकल थॉट में पहली विमेन स्कॉलर यहां पे आती हैं जिनका नाम फेमस है, एलन चर्चिल सेम्पिल। अब सेम्पिल जो है वो तो अमेरिकन स्कॉलर है, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस है जर्मन स्कॉलर रैत्जेल से। राइट? क्योंकि रैत्जेल के साथ इन्होंने लेप्जिग में पढ़ाई की और फर्दर इन्होंने अपना स्टडी यूएस में किया। तो 1903 में अमेरिकन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिक कंडीशन, 1911 में इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, ये सारी किताबें इन्होंने लिखी और इसमें भी डिटर्मिनिज्म आपको दिखेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनके फेमस किताब से ये कुछ लाइंस के ऊपर, कि किसने कहा कि मैन इज प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, अ चाइल्ड ऑफ द अर्थ, डस्ट ऑफ हर डस्ट, एंड हैड एंटर्ड इनटू हिज बोन एंड टिश्यू, इनटू हिज माइंड एंड सोल। ये पूरा स्टेटमेंट है। कई बार इसमें आधा ही पूछ देते हैं, लोग बोलते हैं बताओ किसने कहा मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। तो एलन चर्चिल सैंपल का नाम आता है। तो ये पहली प्रेसिडेंट बनी, विमेन प्रेसिडेंट ऑफ एएजी, अमेरिकन एसोसिएशन ज्योग्राफर्स का जो है। और इनका जो काम था वो लोगों को लैंडस्केप से जोड़ना था। और इन्होंने 4 की वे आइडेंटिफाई किया टू स्टडी फिजिकल एनवायरनमेंट, कि अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले डायरेक्ट फिजिकल इफेक्ट्स को कहा पढ़ने के लिए, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड। फिर साइकिक इफेक्ट, कल्चर, आर्ट एंड रिलीजन। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की रिसोर्स कहाँ है, लाइवलीहुड वैसा होगा। और मूवमेंट ऑफ पीपल, जहां पे नेचुरल बैरियर है, रूट है, माउंटेन है, रिवर है, उसके आधार पे। तो आप हर जगह देखेंगे कि इन्फ्लुएंसेस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट जो है, वो उन्होंने मैप करने की कोशिश की।
अब बात करते हैं एक और स्कॉलर की जिनका नाम है बैरोज। बैरोज हमेशा आप देखेंगे जैसे ही हम ह्यूमन इकोलॉजी बोलते हैं, राइट, ह्यूमन बीइंग्स क्रिएटेड इकोलॉजी, यानी हमने कैसे इकोलॉजी बनाई, हमने शहर बनाए, अर्बन इकोलॉजी, हमने क्या क्या चीजें क्रिएट की। तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ह्यूमन क्रिएशंस में, कल्चर्स में, यहाँ पे ह्यूमन इकोलॉजी की बात आती है, राइट। तो ये ह्यूमन इकोलॉजी में इनका नाम आता है, इन्होंने डेवलप किया इस फील्ड को। फिर पेरी ब्रिगम का नाम आता है, डिटर्मिनिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन ट्रेडिशन जो था, इसको और उन्होंने आगे बढ़ाया, ज्योग्राफिक इन्फ्लुएंसेस इन हिस्ट्री नाम की किताब रख के। लेकिन इन्होंने क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म को थोड़ा सा रिजेक्ट किया। फिर आता है एक और बड़ा नाम जिनका नाम है रोलैंड डी सैलिसबरी। अब सैलिसबरी जो थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में थे, और ये बहुत ज्यादा स्केप्टिकल थे, इनको थोड़ा लगता था कि ये ठीक नहीं है जो डिटर्मिनिज्म पैराडाइम है। तो इसके ऊपर इन्होंने आइडिया को रिजेक्ट किया और कहा कि रिलेशन ऑफ द स्टेज सेटिंग टू ह्यूमन एक्शन वाज नॉट अ कॉजल वन। ऐसे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप से आप इसको बता नहीं सकते कि ये हुआ इसलिए ये हुआ, इसमें और भी मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं ह्यूमन बींग्स के, जिसको आपको देखना चाहिए। तो ये इन्होंने बताया। अब आते हैं एक और बड़ा अमेरिकन स्कॉलर जिसका नाम है कार्ल ओ सार। आपको अगर याद हो, जर्मन स्कॉलर ऑटो श्लूटर, जिन्होंने कल्चरल लैंडस्केप की बात की थी, वहीं से ये आइडिया आता है। और ये पॉसिबिलिस्ट मूवमेंट जो विडाल डी ला ब्लाश ने शुरू किया फ्रांस में, वो अमेरिका पहुंचता है। और थ्रू द वर्क्स ऑफ कार्लोस सार, अमेरिकन कल्चरल ज्योग्राफी में रेवोल्यूशन होता है 1920s में। तो यहाँ पे डीन ऑफ अमेरिकन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी थे, एग्रीकल्चर ओरिजिन्स एंड डिस्पर्सल पे इन्होंने किताबें लिखी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कार्लोस सार की, वो थी मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप जिन्होंने लिखा। क्योंकि ये कल्चरल लैंडस्केप की बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स ने कैसे लैंडस्केप को कल्चरली क्रिएट किया है, राइट, मॉर्फोलॉजी कैसे बदली है। और ये आप देखेंगे कि डिवीजन जो एक पूरा मूवमेंट था, राइट, मॉर्फोलॉजी जैसे हम बोलते हैं तो डेविस की बात करते हैं, तो ये डेविस से अलग पैराडाइम, पॉसिबिलिस्ट पैराडाइम स्कॉलर की तरह ये स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप जो है यहाँ पे आता है, कल्चरल ज्योग्राफी में इसको अक्सर पढ़ाया जाता है। तो 1927 में इन्होंने रीसेंट डेवलपमेंट्स इन कल्चरल ज्योग्राफी नाम की किताब लिखी, और इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, खास करके पॉसिबिलिज्म, ह्यूमनिज्म, इस तरह के जितने कॉन्सेप्ट्स आप देखते हैं कल्चरल ज्योग्राफी के अंदर, उसमें इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर एक बहुत बड़ा नाम आता है हमारा डर्विन विटलसी का। अब डर्विन विटलसी जनरली हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में, क्योंकि इन्होंने 13 एग्रीकल्चरल रीजन्स में वर्ल्ड को बांटा, और अभी भी वो रीजन्स हम पढ़ते हैं कि इस रीजन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। तो सीक्वेंट ऑक्यूपेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने कि एक सक्सेशन है ह्यूमन बींग्स के ऑक्यूपेंट्स का, कि एक के बाद एक के बाद एक कैसे इंसान इवॉल्व हुआ और कहां कहां बसा, कैसे कैसे क्लाइमेटिक जोन्स में। तो ये रीजनली इन्होंने चीजों को देखने की कोशिश की। तो इनका किताब का देखिए नाम, प्रॉब्लम्स ऑफ आवर टाइम, एनवायरमेंटलिज्म वर्सेस ज्योग्राफी। और इन्होंने एक रीजन का आइडिया दिया, कंपाज रीजन का। इनका आइडिया था कि जो रीजन होता है ना, वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से आपको देखना पड़ेगा, कि इट्स अ एरिया मेड बाय मेनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स, इन अदर वर्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ अ फंक्शनल होल। यानी रीजन को अगर आपको देखना है, तो रीजन में भी आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ के, मल्टीपल कंपोनेंट्स को देखना पड़ेगा, फिर आपको एक कंप्लीट कंपाज रीजन समझ में आएगा। एक कॉम्पोजिट रीजन है, रीजन कभी भी सिंगुलर नहीं होगा, रीजन भी कॉम्पोजिट होगा, कंपैज होगा। तो ये चीज उन्होंने बताया। अब 1939 में आप देखेंगे रिचर्ड हार्टशोन आते हैं अपनी किताब के साथ नेचर ऑफ ज्योग्राफी। और इनका आइडिया था कि ज्योग्राफी में क्या होना चाहिए। डिबेट यहां पे आती है कि ज्योग्राफी को कैसा होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसमें सिलेबस क्या होनी चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो ये आता है मेथोडोलॉजी के ऊपर, डिबेट यहां से शुरू होती है। तो इन्होंने नेचर ऑफ ज्योग्राफी में जो काम किया, इन्होंने बताया कि रीजन की स्टडी ही ज्योग्राफी की स्टडी है। लेकिन बाद में ऑफ कोर्स इनको चैलेंज किया गया, राइट। तो इनको जो चैलेंज किया इन्होंने, शेफर ने चैलेंज किया, राइट, और कहा कि ये जो आपका साइंटिफिक मेथड को डेवलप करना जरूरी है, यूनिवर्सल लॉज और उसके एप्लीकेशन बनाने जरूरी हैं, रेदर देन आप इसको पुराने मेथड और हार्टशोन की ऑर्थोडॉक्सी वाला जो मेथड है कि आप रीजन्स को अलग अलग पढ़िए, ऐसे करने से बेटर है आप पूरे को जोड़ के कुछ एक आप साइंटिफिक मेथड को अपनाइए। तो शेफर जो है 1953 में जब ये बात बोलते हैं, तो फिर से नेचर ऑफ ज्योग्राफी एंड पर्सपेक्टिव्स इन ज्योग्राफी, ये सारा डिबेट चल रहा होता है। तो इस टाइम पे आके आप देखेंगे कि जैसे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की तरफ 50s में 60s में ज्योग्राफी के स्कॉलर्स बढ़ते हैं, तो दोनों एस्पेक्ट ज्योग्राफी का हिस्सा रहता है। एक तरफ एक रीजनल पैराडाइम जो चला आ रहा है,
और दूसरी तरफ जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में जो टेक्निकल पैराडाइम आता है, कंप्यूटराइजेशन होती है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आती है, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस आता है, वहां से लेके अब तक। तो अमेरिकन्स ने हमें ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में बहुत मदद की। अगर ये नहीं होता तो आज आपके सिलेबस में जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, जो आप ज्योग्राफी को एक अर्थ साइंसेस का हिस्सा बनाते हैं, वो शायद नहीं होता। फिर ज्योग्राफी टिपिकली एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट की तरह ही होता। तो ज्योग्राफी का नेचर अगर आप आज देखते हैं तो उसमें दोनों कंपोनेंट शामिल है। थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन भी है, थियरीज की अंडरस्टैंडिंग भी है, साथ में साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी है। ये इसलिए है क्योंकि इन सबका कंट्रीब्यूशन है अपने समय में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अमेरिकन स्कॉलर्स के बारे में, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में समझ आया और आपका ये रिवीजन में काम आ जाएगा। तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिए, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन स्कॉलर्स इन ज्योग्राफी। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।